अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का जो है वो टॉपिक वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी की। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया था 1894 के अंदर, और इसका जो नेम दिया था वो बेंडा ने दिया था इन 1897। बेंडा इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ऑल्टमैन को भी डिस्कस नहीं किया गया बुक में तो, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए कि हु डिस्कवर्ड बेसिकली दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है हमारे सेल की, और इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और पावर हाउस क्यों कहा जाता है वो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अभी जैसे कि बात डिस्कस हुई है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होती हैं और सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये कैसी होती हैं, अगर इनको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं, इसको डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। पीछे जो हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, यानी कि एक मेम्ब्रेन थी और अंदर जो भी उसका मटेरियल वगैरह जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो अंदर थे, और बाहर जो है वो एक ही जो है वो मेम्ब्रेन पाई जाती थी। जैसे लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स थे। और राइबोसोम्स जो थे, राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो जस्ट आरएनए और प्रोटीन्स की कॉम्बिनेशंस होती हैं। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होती हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस में जो सबसे मेन डिफरेंस आता है, तो उनके न्यूक्लियस के हवाले से आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। दूसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि उसके अंदर जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। फिर अगर बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो अगर हम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें ऐसे नज़र आता है जैसे कोई वेजिकल्स या कोई रोड्स या फिलामेंट्स पड़ी हुई हैं। वेजिकल्स, रोड्स या फिलामेंट्स कुछ इस शक्ल के होंगे। ठीक है, कुछ फिलामेंट थोड़े से बारीक होते हैं। ठीक है, और रोड जो है, रोड भी इसी तकरीबन शेप के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब जस्ट थोड़ी सी चीज़ें मैग्नीफाई होके थोड़ी सी बड़ी होके हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें फर्दर उसके स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हमें मॉर्फोलॉजी शो होती है, इसके पार्ट्स भी हमें शो हो रहे होती हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी तादाद फिक्स नहीं होती सेल्स के अंदर, वेरी कर सकती है कि कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। जैसे मसल्स के जो सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाया जाता है। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी बनाना, और मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। मसल्स को अगर मूव करवाना है, यानी कि उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, वो पूरा एक मैकेनिज़्म है कि उसमें किस तरह एनर्जी इस्तेमाल होती है, और इंशाल्लाह मसल्स में डिस्कस होगा। तो ये अपनी तादाद में वेरी करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी शेप में भी वेरी करते हैं। तो ये अपनी तादाद में, शेप में, और जो है वो इंटरनल अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी वेरी करते हैं। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और बाहर ओवरऑल इसका क्या स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। कि एक तो अभी हमने बात की थी कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। तो दो मेम्ब्रेन किस तरह से होती हैं? एक इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है और एक इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, उसमें किसी किस्म की कन्वोल्यूशंस या कोई इस तरह की जिगजैग पैटर्न में वो नहीं होती, जस्ट बिल्कुल एक स्मूथ सी बाहर, इस तरह से एक स्मूथ सी मेम्ब्रेन होती है बाहर। और अंदर जो होती हैं वो इनफोल्डिंग्स होती हैं। दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है उसके फोल्ड्स बने हुए होते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं इसके अंदर। तो बाहर वाली जो है वो मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और अंदर वाले में इनफोल्डिंग्स पाई जाती है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। और अंदर ये जो अंदर ये जो इनफोल्ड्स हैं, इसके अंदर फर्दर अगर हम देखें तो ये जो अंदर का इसका चैम्बर है, इनर चैम्बर है, ठीक है, ये जो है
इसके अंदर एक फ्लूइड पड़ा हुआ होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो है वो डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स भी होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस वगैरह, क्योंकि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात याद रहे कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती हैं। अब ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर एंड इनर हो गई, ठीक है। आउटर स्मूथ है और इनर में इनफोल्डिंग्स है, ठीक है। इनर चैम्बर के अंदर, चैम्बर अंदर वाले जो बेसिकली खाना है, जो अंदर वाली जगह है, उसको हम चैम्बर कह रहे हैं। अभी हमारी बात हुई थी कि इनर चैम्बर में क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और अभी हमने बात की थी कि मैट्रिक्स के अंदर जो है वो राइबोसोम्स हैं और डीएनए है। अब देखें डीएनए तो जो है वो डीएनए इस तरह नहीं है न्यूक्लियस के साथ, डीएनए बस ऐसे ही मौजूद है, ठीक है। तो डीएनए जो है वो इस तरह से ओपन फॉर्म में मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है मौजूद, ठीक है। तो ये डीएनए भी इसके अंदर मौजूद है। राइबोसोम्स में जो राइबोसोम्स का मतलब क्या है कि तो इसमें बेसिकली राइबोसोम्स का मतलब ये होता है कि राइबोसोम्स क्योंकि प्रोटीन्स बनाते हैं तो इसका मतलब है ये प्रोटीन भी बना सकता है। अब इसमें डीएनए भी है, प्रोटीन भी ये बना सकता है। तो ये तो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है ना, ठीक है। जैसे एक पर्सन है, उसके पास अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, अच्छा सर्वाइवल है, तो वो इंडिपेंडेंटली खुद भी जिंदा खुद भी अपना सर्वाइवल खुद भी परफॉर्म कर सकता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए भी हैं, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। अपने आप से और माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। तो इसके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी मशीनरी है, ठीक है, जिससे ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। तो क्या कहा हमने कि मेम्ब्रेन बिल्कुल जैसे सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं कि उसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये वो, ठीक है। तो वही वाली मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर है और इनर है। और इस मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी कहते हैं। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पढ़ा था कि जो उसकी वेसिकल्स थी, उसकी मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कह रहे थे, उसकी मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कह रहे थे। तो सिस्टर्नी और क्रिस्टी में फ़र्क है, ठीक है। तो इनर चैम्बर में हमने कहा कि मैट्रिक्स मौजूद है और मैट्रिक्स के अंदर डीएनए एंड राइबोसोम्स भी हैं और इसी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स होती हैं। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो साथ जो चैम्बर है वो तो हमने देख लिया कि क्या उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, और बाहर जो उसकी जो फोल्डिंग्स हैं उनकी भी हमने बात की। लेकिन इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है कि जो यहाँ ऐसे मेम्ब्रेन है अंदर, उसके अंदर इस तरह से पार्टिकल्स मौजूद हैं कुछ इस स्ट्रक्चर के, यू कैन सी दैट। तो ये F0 एंड F1 पार्टिकल्स हैं। ये बेसिकली जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली एटीपी सिंथेसिस होती है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, यहाँ से एटीपी बनती है। एटीपी एक ऐसी फॉर्म है, तो इसके अंदर एक स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये बेसिकली एटीपी बना रहे हैं। एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटीपी बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। एटीपी से एनर्जी मिल रही होती है। तो यहाँ पर इन्हें हम कहते हैं कि F1 पार्टिकल्स हैं, जिससे एटीपी बेसिकली टूटता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। और इस तरह से ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब जो कंपोजिशन है मैट्रिक्स, उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या है, डीएनए मौजूद है, ठीक है। डीएनए है, राइबोसोम्स है, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में हमने बात की कि एंजाइम्स हैं, क्योंकि इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, ठीक है। एंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें सॉल्ट्स वगैरह मौजूद हैं, को एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स, को एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इस पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसलिए। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे कि क्रेब्स साइकिल है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। इसमें से दो जो है ना आपके सिलेबस में भी शामिल है, तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब याद रख लें कि क्रेब्स साइकिल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये कुछ मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो ये हमारे सेल में हो रहे होते हैं। अब ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मकसद क्या होता है, बेसिकली जो हमारी फूड है उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, और एटीपी बनाई जाए। और एटीपी फिर बाद में जब भी सेल को ज़रूरत होती है ऑन डिमांड उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। यहीं से आप ये बात याद रख लें कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये सेल की फिजियोलॉजिकल, यानी फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। सेल के फंक्शंस की डिमांड के हिसाब से, सेल्स की फिजियोलॉजिकल डिमांड के हिसाब से इनकी जो तादाद है और साइज़ है वो वेरी कर, ठीक है। जैसे मैंने बात की थी कि मसल सेल्स में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मसल सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए वहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये वाली बात याद रहे। इसके बाद है, स्टार्ट में हमने बात की थी कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, अब अंदाज़ा हो गया
कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाने में काम आ रहा है, ठीक है। ना सिर्फ एनर्जी मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एनर्जी बना नहीं रहा, बल्कि उसको सेल जो है सेल यूज़ कर सकता है, इसको सप्लाई भी करता है एनर्जी को, ठीक है। जब ज़रूरत होगी तो ये एनर्जी सप्लाई कर देगा। एनर्जी बनती कैसे है? एटीपी की शक्ल में, ठीक है। एनर्जी जब सप्लाई होगी तो एटीपी यही वाला टूट जाएगा, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। असल में एटीपी में क्या होता है, 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। जब इनमें से एक फॉस्फेट टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली इस फॉस्फेट के निकलने की वजह से, एनर्जी टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, ठीक है। फूड से बेसिकली एनर्जी जो है वो एनर्जी बनाई जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, ताकि ज़रूरत के वक्त सेल को जो है वो एनर्जी इस्तेमाल सेल जो है वो कर सके। तो ये वही बात की हुई है कि यहाँ पर जो है वो देखिए, हमने बात की थी ना, एटीपी से जो है वो एडीपी बनेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, यानी कि एटीपी में से एक फॉस्फेट टूट जाएगा तो हमारे पास एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन वापस से फिर इसी एटीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करके दोबारा से एटीपी भी बनाया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोबारा से एनर्जी को, एटीपी को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एटीपी बनती भी यहीं पर है और एनर्जी भी ये प्रोवाइड करने का हामिल होता है जो एटीपी होता है, ठीक है। एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है जब भी सेल को ज़रूरत होती है। तो चलें जी, आप रिवीजन कर लेते हैं कि ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है। बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप देख लें। तो सबसे पहले हमने डिस्कवरी की बात की, ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया, बेंडा ने इसको नेम दे दिया, ठीक है। ये डिस्कवरी हो गई। डेफिनेशन में हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, या आप इसकी अकरेंस कह सकते हैं कि कहाँ पर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात करनी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें ये वेसिकल्स, रोल्स या फिलामेंट्स की शक्ल में नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज़ाहिर है और ज़्यादा डिटेल में उसकी डिटेल्स, फाइनल डिटेल्स भी पता चलती हैं, तो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो होती है, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में हमने कहा कि 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, बाहर वाली स्मूथ, अंदर वाली जो है इनफोल्डिंग्स होती हैं। इनफोल्डिंग्स को हम, अंदर वाली जो इनफोल्ड्स हैं उसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो इनर चैम्बर होता है वो बेसिकली उसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। मैट्रिक्स के अंदर फर्दर जो कंपोजिशन है वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स होती हैं, अपनी प्रोटीन्स भी खुद बना सकती हैं। और ये इसके अंदर फर्दर इनफोल्ड्स के अंदर F1 पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस हो सकती है, यानी कि एनर्जी बन सकती है। अब हम मैट्रिक्स कंपोजिशन को फर्दर देख लेते हैं। डीएनए एंड राइबोसोम्स पीछे भी हम बात कर चुके हैं, डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं बहुत ज़्यादा। इसमें एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवाने होते हैं। वो क्यों करवाने होते हैं? ताकि एनर्जी फूड से एक्सट्रैक्ट की जाए और एटीपी बनाई जाए। एटीपी का मकसद क्या होता है कि जब भी सेल को ज़रूरत पड़ती है तो एटीपी उसको, एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाती है, ठीक है। और जब सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इस तरह से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहलाता है क्योंकि एनर्जी की मैन्युफैक्चर भी करता है और एनर्जी को सप्लाई भी कर रहा होता है। और जब एनर्जी यूज़ हो जाती है, एटीपी टूट के एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, फिर वापस से एटीपी भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सेल के फंक्शनल डिमांड के हिसाब से अपने तादाद में वेरी कर सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया।